Hello, dear friends. So, in previous class, we will discuss in front of you how to calculate the value of leg distance. मैं leg distance की वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, क्लियर? लेकिन मुझे एक्चुअल में लेग डिस्टेंस नहीं निकालना था, मुझे एक्चुअल में एसएसडी के बारे में बात करनी थी। वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात जान चुके थे कि अगर मैं एसएसडी के बारे में बात करता हूँ, सो एसएसडी इज द समेशन ऑफ लेग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एसएसडी इज द समेशन ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का समेशन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज द समेशन ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब भाई मैं आपके सामने लेग डिस्टेंस की वैल्यू तो निकाल ही चुका था, क्लियर? इफ आई विल टॉक अबाउट लेग डिस्टेंस, यदि मैं आपके सामने लेग डिस्टेंस की वैल्यू निकाला था, सो मैंने वैल्यू निकाला था v मल्टीप्लाई बाय टीआर, वेयर टीआर इज द रिएक्शन टाइम, और जो रिएक्शन टाइम होता था वो पीआईईवी थ्योरी पर डिपेंड करता था। ये सभी बातें मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका था। अब भाई अगर मान लीजिए मैं लेग डिस्टेंस की बात करता हूँ, लेग डिस्टेंस इज v मल्टीप्लाई बाय टीआर, और ये वाला वेलोसिटी केवल और केवल तब वैलिड है जब आपको वेलोसिटी इज, ये वाला फॉर्मूला केवल और केवल तब वैलिड है जब वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड, आपको वेलोसिटी का वैल्यू मीटर पर सेकंड में गिवन हो। क्लियर? चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्टेटमेंट को और ज्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद यदि मैंने आपसे बोला था कि इफ आई विल टॉक अबाउट लेग डिस्टेंस, यदि मैं लेग डिस्टेंस की बात करता था, तो मुझे अगर kmph किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड की वैल्यू गिवन है, तो फॉर्मूला किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा? सो ये फॉर्मूला जो होता था, दिस फॉर्मूला इज 0.278 v मल्टीप्लाई बाय टीआर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द वैल्यू ऑफ लेग डिस्टेंस। ये आपके सामने लेग डिस्टेंस का वैल्यू था, और ये वाला वैल्यू तब वैलिड था जब वेलोसिटी काय में गिवन है, जब वेलोसिटी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में गिवन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमने आपके सामने वैल्यू को डिस्कस किया था। अब एक बात सुनिएगा, मैंने लेग डिस्टेंस की वैल्यू को तो निकाल लिया, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ ब्रेकिंग डिस्टेंस, और जैसे ही मुझे ब्रेकिंग डिस्टेंस मिलेगा तो मुझे टोटल एसएसडी निकालने में बहुत आसानी होगी, बिकॉज टोटल एसएसडी इज द समेशन ऑफ लेग डिस्टेंस एज वेल एज ब्रेकिंग डिस्टेंस आल्सो। क्लियर? देखिए बहुत ध्यान से, सो आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने जो कैलकुलेट करना चाहता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए। सो राइट डाउन द हेडिंग, आप हेडिंग डालिएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। भाई बहुत ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने ये कैलकुलेट किया, व्हाट डू यू मीन अबाउट लेग डिस्टेंस, तो लेग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम। टोटल रिएक्शन टाइम में आपके व्हीकल ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, टोटल रिएक्शन टाइम में आपके व्हीकल ने जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम, इसी को मैंने लेग डिस्टेंस बोला था। इसी तरीके से अगर मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की आपके सामने बात करता था, if I will talk about in front of you braking distance, यदि मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करता तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को मैं क्या बोलता था? मैं इस तरीके से बोल सकता था, अगर मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की आपके सामने बात करता हूं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को मैं कैसे बोल सकता था? मैं बोलता था डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो राइट डाउन द डेफिनेशन। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं व्हाट डू यू मीन अबाउट ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो मैंने अभी आपके लिए बताया डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। देखिए ना, मैंने आपके सामने बताया डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक की एप्लीकेशन के बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। उसको मैंने कौन सा डिस्टेंस बोला? उसको मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला, इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस, उसको मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला था। अब एक्चुअल में ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसके लिए मुझे कुछ केसेस पढ़ने पड़ेंगे। सो नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं केस नंबर 1 के लिए। देखिए केस नंबर 1 मैंने आपके सामने क्या डिस्कस किया। इफ आई विल टॉक अबाउट केस नंबर 1, यदि मैं आपके सामने केस नंबर 1 को डिस्कस करूंगा, मैंने आपसे बोला व्हीकल, इसमें भाई क्या होता है, मुझे 3 केसेस देखने पड़ेंगे। व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट, व्हीकल इज मूविंग डाउन द ग्रेडियंट एंड व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट ग्रेडियंट। क्लियर? ग्रेडियंट का मतलब क्या होता? अलोंग द लेंथ,
रोड का ग्रेजुअली राइज होना या फिर ग्रेजुअली फॉल होना वो ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे चलो अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू केस नंबर 1 व्हीकल। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू केस नंबर 1। मैं आपके सामने केस नंबर 1 को डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट केस क्या है, देखिए अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूंगा तो फर्स्ट केस होता है व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट। व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट। व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट। आपका जो व्हीकल है वो अपवर्ड ग्रेडियंट पर मूव कर रहा है। इफ व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट, अगर आपका व्हीकल अप द ग्रेडियंट मूव कर रहा है तो देखिए क्या होगा। नाउ व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट, दैट मींस ग्रेडियंट का मतलब ग्रेजुअली राइज और ग्रेजुअली फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड। सो इस तरीके से व्हीकल इज मूविंग ग्रेजुअली। तो ये एक ग्रेडियंट मैंने आपके लिए बनाया, अपवर्ड ग्रेडियंट। और व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट, यानी कि जो आपका व्हीकल है वो व्हीकल इज अपवर्ड ग्रेडियंट पर मूव कर रहा होगा एंड व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस। इस तरीके से आपका व्हीकल मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और मैंने आपसे बोला ये जो व्हीकल आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस व्हीकल का वेलोसिटी कितना है, v। बच्चा बहुत ध्यान से समझता है कि सर अगर ये व्हीकल आगे की तरफ मूव करेगा तो इसके ही अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक एक फोर्स आएगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। इसको मैं फ्रिक्शन फोर्स बोलूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इसी को मैंने फ्रिक्शन फोर्स बोला। अब एक बात सुनना और सर बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये व्हीकल v वेलोसिटी से मूव हो रहा था। ये इस यानी कि मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहले तो हम इस सरफेस को थोड़ा सा और आगे की तरफ इंक्रीज कर देते हैं कुछ और अच्छे से समझाने के लिए। मैंने आपसे बोला ये व्हीकल यहाँ पर मूव कर रहा था और यहाँ पर इस व्हीकल का वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पोजीशन में इस व्हीकल का वेलोसिटी कितना था, इट इज अ v वेलोसिटी। ठीक है ना। यहाँ पर ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया होगा। ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक। ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक, सबसे पहले ड्राइवर ने यहाँ पर ब्रेक को अप्लाई किया। अब भाई ड्राइवर अप्लाइंग ब्रेक यानी ब्रेक अप्लाई कर रहा है ड्राइवर, इस पोजीशन पर अगर ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आपका व्हीकल कुछ डिस्टेंस चलेगा और अपनी वेलोसिटी को जीरो कर लेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो मैंने डेफिनेशन यही लिखी ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। क्लियर। सो मैंने आपसे बोला कि जो आपका ये व्हीकल है ये कुछ डिस्टेंस कवर किया, आपके व्हीकल ने कुछ डिस्टेंस को कवर किया और यहाँ पर आकर व्हीकल का वेलोसिटी क्या हो गया, सो व्हीकल का वेलोसिटी इज बिकम इक्वल टू जीरो। अब व्हीकल का वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो गया यानी कि v इज इक्वल टू जीरो। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी कि वेलोसिटी अब व्हीकल का कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब है यहाँ पर आकर व्हीकल क्या हो गया है, व्हीकल स्टॉप्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर आकर व्हीकल स्टॉप्ड हो चुका है, व्हीकल स्टॉप्ड। ठीक है ना, व्हीकल स्टॉप। ठीक है, ये यहाँ पर आकर व्हीकल स्टॉप हो गया। ठीक है। तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आपके व्हीकल ने इस एल डिस्टेंस को कवर किया। सपोज दैट मैंने आपसे बोला यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को कवर किया, इट इज एल डिस्टेंस। ठीक है ना। सो आपके व्हीकल ने आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद ये एल डिस्टेंस को कवर किया है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक ये आपके व्हीकल ने एल डिस्टेंस को कवर किया है, इसीलिए बेटा इस डिस्टेंस को मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस बोल दिया। अब दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी कि ये एल जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये एल कौन सा डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। क्लियर। अब देखिएगा मुझे एक्चुअल में इस एल की वैल्यू को ही निकालना है। ठीक है ना। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर। देखिए सबको समझ में आया कैपिटल एल ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे है, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, आपके व्हीकल ने जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद, उसी को मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला है। क्लियर। अब देखिएगा हम धीरे धीरे करके कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और स्टेटमेंट को लिखते हुए चलते हैं। अब भाई एक बात सुनना और बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जैसे सपोज दैट यदि मान लीजिए मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, तो एक बात बताइए सर, बहुत ध्यान से एक बात बताना। अगर भाई मान लो मैंने आपसे बोला सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि अगर मैं इस व्हीकल की बात करूं, तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना यार कि ये व्हीकल की अगर मैं बात करूंगा तो इस व्हीकल के पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला इसका सेल्फ वेट तो होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका सेल्फ वेट एक्ट करेगा। और सेल्फ वेट को मैं क्या बोलता था,
सेल्फ वेट को मैं W बोलूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? और वी ऑलरेडी नो दैट W को लिख सकता हूँ मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। और यहाँ से ये क्या एंगल बनाया, ये थीटा एंगल बनाया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी ऑलरेडी नो दैट। मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ, और समझाना क्या चाहता हूँ, हर एक बच्चा ऑलरेडी ये बात समझ चुका है कि सर इसके कंपोनेंट होंगे, तो एक कंपोनेंट तो सर इसका ऐसा चला जाएगा। मैंने कहा कैसा चला जाएगा इसका एक कंपोनेंट? बोले इसका एक कंपोनेंट इज लुकिंग लाइक दिस। जो इसका एक जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट तो एक भाई ऐसा चला जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये कंपोनेंट जो जाएगा ये थीटा इसके साथ अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, mg का cos थीटा हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट जाएगा, कंपोनेंट लाइक दिस, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, दिस इज mg का कौन सा थीटा, साइन थीटा। और ये कौन सी रिएक्शन बनेगा, दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन। ये सब चीजें तो हम पहले से ही जानते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ये जो ऊपर वाला रिएक्शन बनेगा दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन बना। क्लियर? अब बात सुनना और बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना सर। अगर मान लीजिए मैं फ्रिक्शन फोर्स, अगर मान लीजिए मैं टोटल रेजिस्टिंग फोर्स निकालना चाहूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ टोटल रेजिस्टिंग फोर्स, अगर मैं टोटल रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो किस तरीके से मैं टोटल रेजिस्टिंग फोर्स कैलकुलेट करूंगा? टोटल रेजिस्टिंग फोर्स, तो भाई टोटल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा? देखो v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में व्हीकल मूव करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन दो फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक mg का साइन थीटा, इसको रेजिस्ट करवा रहे हैं। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टिंग फोर्स की बात करूं, टोटल रेजिस्टिंग फोर्स F प्लस mg का कौन सा थीटा, F प्लस mg का साइन थीटा। क्लियर? अब बात ये आती है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स भी हम निकालना जानते हैं, स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाय एन। एम आई राइट और रॉन्ग? यही फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता था। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था फ्रिक्शन फोर्स होता तो है म्यू मल्टीप्लाई बाय एन, लेकिन जब भी मैं हाईवे इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो हाईवे में मैं स्मॉल एफ कंसीडर कर लूंगा। क्लियर? अब कंडीशन सुनना, वो कंडीशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। देखिए अगर मान लीजिए मैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाय एन, तो स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाय एन, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ये वाला अगर एक्सिस पर जीरो करूं तो एन डायरेक्टली कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं एन, तो एन अपवर्ड है और ये mg cos थीटा डाउनवर्ड है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, एन इज इक्वल टू हो जाएगा mg का कौन सा थीटा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा mg का cos थीटा। तो पुट द वैल्यू, एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन की जगह लिख सकता हूँ mg का cos थीटा। क्लियर? अब भाई मेरे पास f का वैल्यू मिल गया। अब भाई अगर मैं टोटल रेजिस्टिंग फोर्स निकालना चाहूँ तो टोटल रेजिस्टिंग फोर्स में f का वैल्यू उठाओ और पुट कर दो, तो मेरे पास देखिए किस तरीके से कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। इफ आई विल टॉक अबाउट टोटल रेजिस्टिंग फोर्स, अगर मैं टोटल रेजिस्टिंग फोर्स को निकालना चाहता हूँ, टोटल रेजिस्टिंग फोर्स, अगर मैं टोटल रेजिस्टिंग फोर्स निकालना चाहता हूं तो टोटल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, इस कैपिटल एफ प्लस mg का साइन थीटा। तो कैपिटल एफ की वैल्यू कितना है, कैपिटल एफ होगा एफ डॉट mg का cos थीटा प्लस mg का साइन थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एफ डॉट mg का cos थीटा प्लस mg का साइन थीटा इट इज द टोटल रेजिस्टिंग फोर्स। ये मेरे पास टोटल रेजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू आया। अब देखिएगा मैं यहाँ पर एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूँ। एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, चेंज इन काइनेमेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आई विल अप्लाई हियर, मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ एनर्जी प्रिंसिपल। तो एनर्जी प्रिंसिपल मुझसे बोलता है चेंज इन काइनेमेटिक एनर्जी, change in kinetic energy is equal to total work done, का change in kinematic energy is equal to total work done। clear to all of you? change in kinematic energy is equal to total work done। तो काइनेमेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, 1/2 mv स्क्वायर माइनस, देखिए पहले तो बेटा एनर्जी कितनी थी, v वेलोसिटी थी, सो काइनेमेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, और देन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि काइनेमेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू 0। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई, अगर मान लीजिए वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब काइनेमेटिक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि काइनेमेटिक, अगर वेलोसिटी इज बिकम इक्वल टू 0, अगर वेलोसिटी का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि काइनेमेटिक, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो काइनेमेटिक एनर्जी है, काइनेमेटिक एनर्जी इज आल्सो बिकम 0।
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2 mv स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। अगर मैं टोटल वर्क डन की आपके सामने बात करूंगा तो टोटल वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज द टोटल वर्क डन। भाई अब मेरे पास फोर्स कितना है, तो टोटल रेजिस्टिंग फोर्स, अगर मैं फोर्स की वैल्यू को निकालना चाहूँ, तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, फोर्स मेरे पास है F डॉट mg cos थीटा प्लस mg का sin थीटा। क्लियर, इट इज अ टोटल रेजिस्टिंग फोर्स। तो मैं फोर्स की वैल्यू निकालता हूँ F डॉट mg का cos थीटा प्लस mg का sin थीटा, ठीक है ना। तो दिस इज द टोटल फोर्स F डॉट mg का cos थीटा प्लस mg का sin थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो भाई अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की आपके सामने बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो एक बात बताइएगा सर, आपका व्हीकल यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, यानी L इज द डिस्प्लेसमेंट, L डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं M से M को मैंने उड़ा दिया, M से M को मैंने उड़ा दिया, तो मैंने आपसे बोला 1/2 v स्क्वायर, मेरे पास बचा 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू F डॉट g cos थीटा प्लस g का sin थीटा मल्टीप्लाई बाय L। क्लियर बेटा, मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ से g को भी बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ से g को बाहर निकाल देता हूँ। g को जब मैंने बाहर निकाला, g बाहर निकल गया, तो यहाँ पर Lg आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करना, मैं आपके लिए क्या बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करिएगा। मैं एक्चुअल में आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए मैं आपसे बोला कि अगर मान लीजिए थीटा इज वेरी स्मॉल, जैसे अगर मैं स्लोप की बात करूं, इस ग्रेडियंट की अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, ये भाई ग्रेडियंट की अगर बात करूंगा, अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में इसका एंगल कैलकुलेट करूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, सो मैंने बोला ये एंगल इज थीटा, थीटा एंगल आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है, देखना प्योर रियल मैथमेटिक्स बता रहा हूं, मैंने आपसे बोला इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो क्या होगा, इफ इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर आपका थीटा बहुत छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, भाई अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और sin थीटा को क्या कर सकता हूँ, sin थीटा को अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लिख सकता हूँ tan थीटा के, और tan थीटा क्या होता है, स्लोप। तो मैं स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, स्लोप को मैं s से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर, देखिएगा। सो मैंने यहाँ पर पुट किया, दिस इज 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू f cos थीटा, cos थीटा को मैं 1 लिखा तो f ही बचा, प्लस sin थीटा को लिख दिया tan थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, s लिख सकता हूँ, यानी स्लोप लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय l इंटू जी। लेकिन मुझे l का वैल्यू निकालना है, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l, अगर मैं l का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, l को मैंने क्या बोला है, l को ही मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला था, तो अगर मैं l की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, L का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2g अंडर ब्रैकेट f प्लस s। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू कंप्लीटली गिवन हो गया। अब भाई ये वैल्यू है ब्रेकिंग डिस्टेंस का, बेटा बहुत ध्यान से एक स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करना, दिस इज द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, बट दिस डिस्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड, या फिर ये बोल सकता हूँ दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड। आपको जो वेलोसिटी दी हुई है वो काय में गिवन है, मीटर पर सेकंड में, एंड व्हीकल इज मूविंग ऑन अप द ग्रेडियंट, आपका जो व्हीकल है वो अपवर्ड ग्रेडियंट की तरफ मूव कर रहा है या अपवर्ड ग्रेडियंट पर मूव कर रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में ऐसा हो जाए कि वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन दे दे, अगर मान लो वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन दे दे, तो भी एक मजे की बात सुनिएगा, इफ वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर, वी ऑलरेडी नो दैट मुझे 0.278 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0.278 v का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2, g की वैल्यू कितनी होती है 9.81 अंडर f प्लस s। तो अगर मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस s, इट इज द वैल्यू ऑफ
ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू आ गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू आया, लेकिन ये डिस्टेंस केवल और केवल कब है, जब आपका व्हीकल अपवर्ड ग्रेडियंट पर मूव कर रहा है, एंड दिस इज किलोमीटर पर आवर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब भाई एस को कैसे पुट करना है, एस को पुट करना है, जैसे मैंने स्लोप बोला n%, तो n% पुट नहीं करना है, दिस इज n/100। n/100 का मतलब 0.01 n, इस तरीके से इसको यहाँ पर पुट करना है। क्लियर, एस का मतलब ये है 0.01 n। क्लियर। तो लेकिन ये दोनों फॉर्मूले केवल और केवल तभी वैलिड हैं जब आपका व्हीकल अप द ग्रेडियंट मूव कर रहा हो, यानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो। सिमिलरली ये तो मैंने अभी केस नंबर 1 लिया था, व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट। अगर मान लीजिए आपका व्हीकल डाउनवर्ड ग्रेडियंट मूव कर रहा होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, केवल जहां पर ये मैंने क्या लिखा है f+s, उस f+s की जगह f-s आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए मैं यहाँ पर केस नंबर 2 आपके सामने डिस्कस करता हूँ। I will discuss in front of you case number 2। यदि मैं आपके सामने केस नंबर 2 डिस्कस किया, सेकंड केस क्या बोलता है, when vehicle is moving down the gradient। देखिए when vehicle is moving down the gradient, when vehicle is moving down the gradient, जो आपका व्हीकल है वो व्हीकल डाउन द ग्रेडियंट मूव कर रहा होगा। इफ व्हीकल इज मूविंग डाउन द ग्रेडियंट, अगर आपका व्हीकल डाउन द ग्रेडियंट मूव कर रहा है तो कंडीशन सुनना, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट होगा। इफ व्हीकल इज मूविंग ऑन डाउन द ग्रेडियंट, सो द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस L इज इक्वल टू हो जाएगा v² डिवाइडिंग बाय 2g अंडर ब्रैकेट f-s। वहां पर प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका व्हीकल अपवर्ड ना जाके आपका व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर। चलिए, लेकिन दिस फॉर्मूला ये था ना हमारे पास फॉर्मूला 2gf+s, तो 2gf-s, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड। ये फॉर्मूला केवल और केवल कब वैलिड है, जब आपका जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में गिवन होगा। अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाए कि वेलोसिटी इज इन kmph, आपका जो वेलोसिटी है यदि वो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो कंडीशन देखिए किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। If I will talk about velocity, if I will talk about velocity is in kilometer per hour, so अगर मान लीजिए मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 0.278 v का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई बाय g का वैल्यू 9.81 अंडर ब्रैकेट f-s। सो यहां से हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा L इज इक्वल टू v² डिवाइडिंग बाय 254 f-s। इट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू आया जब व्हीकल इज मूविंग ऑन डाउनवर्ड ग्रेडियंट। ठीक है ना। दिस फॉर्मूला इज वैलिड जब वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर। आपका जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में अगर गिवन है तो। क्लियर। चलिए, इसी तरीके से केस नंबर 3 बन सकता है। क्या बन सकता है केस नंबर 3, व्हेन व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट ग्रेडियंट। आपका जो व्हीकल है वो व्हीकल फ्लैट ग्रेडियंट पर मूव कर रहा होगा, तो क्या होगा, इफ व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट ग्रेडियंट, अगर आपका व्हीकल फ्लैट ग्रेडियंट पर मूव कर रहा होगा, तो कंडीशन देखिएगा। केस नंबर 3 मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। राइट डाउन द हेडिंग, केस नंबर 3, व्हेन व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट ग्रेडियंट, व्हेन vehicle is moving on flat gradient, when vehicle is moving on flat gradient, आपका जो व्हीकल है वो व्हीकल फ्लैट ग्रेडियंट पर मूव करेगा, तो क्या होगा, when vehicle is moving on flat gradient। देखिए, अब अगर आपका व्हीकल फ्लैट ग्रेडियंट पर मूव कर रहा है, यानी कंडीशन क्या होगा, रोड इज लुकिंग लाइक दिस। फ्लैट ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, प्योरली हॉरिजॉन्टल। एम आई राइट और रॉन्ग, इसका मतलब ही ये होता है प्योरली हॉरिजॉन्टल। क्लियर। सो व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट ग्रेडियंट। अगर आपका व्हीकल फ्लैट ग्रेडियंट पर मूव करेगा, सो आपका एक व्हीकल रहेगा, व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस। ये इस तरीके से एक व्हीकल होगा, और ये व्हीकल का इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला ये v वेलोसिटी होगा। ब्रेक को अप्लाई करूंगा, कुछ डिस्टेंस व्हीकल चलेगा, और यहाँ पर जाकर व्हीकल का वेलोसिटी इज बिकम इक्वल टू 0।
आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज दिस डिस्टेंस इज जनरली कॉल्ड एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसी को मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला था। ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपके व्हीकल ने जितनी डिस्टेंस को कवर किया उसी को मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला। सो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपसे बोलूं कि इतना डिस्टेंस आपके व्हीकल ने कवर किया, इसी को मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस एल बोलूंगा। बेटा अगर फ्लैट ग्रेडियंट है तो फ्लैट ग्रेडियंट में स्लोप तो होगा नहीं, इसीलिए s इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? s का वैल्यू 0 क्यों हुआ? क्योंकि फ्लैट ग्रेडियंट पर स्लोप का कोई काम ही नहीं होता। क्लियर? तो देखिएगा बहुत ध्यान से एक्चुअल में किस तरीके से कंडीशन अकर हो सकती है। अगर s 0 पुट किया तो मैं अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2gf प्लस f s f प्लस s या f माइनस s था, लेकिन यहाँ पर s की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसीलिए 2gf ये वाला एक हमारे लिए फॉर्मूला मिला। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड अगेन जब वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो गलती इतनी हो जाए कि आपका वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 254 f। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज अवर फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन, ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड है जब वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर। आपके पास वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी। क्लियर? यानी कि अगर मान लीजिए अल्टीमेटली मैं आपसे ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने बोलूं, ये केस नंबर 3 भी देख लिया, केस नंबर 2 भी देख लिया, केस नंबर 1 भी देख लिया। क्लियर? ये सभी केसेस मैंने देख लिए और मैंने ये देख लिया ब्रेकिंग डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करना है मुझे। क्लियर? देखिएगा अगर मान लीजिए मैं अल्टीमेट आपसे ये पूछूं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चा ऐसा बोल सकता है ना कि कभी s पॉजिटिव है, कभी s नेगेटिव है और कभी s का वैल्यू 0 है। क्लियर? सो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ ब्रेकिंग डिस्टेंस और राइट अ फॉर्मूला ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के इच्छुक हूं या फिर फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, तो देखिएगा मैं ऐसे लिख सकता हूं, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो सकता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू हो सकता है v स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस माइनस s। अगर प्लस है तो प्लस साइन यूज करो, अपवर्ड है तो प्लस साइन यूज करो, माइनस है तो अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव साइन यूज करो और s का वैल्यू 0 है तो पुट s इज इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन होती तो फॉर्मूला कितना होता, v स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस माइनस s। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड जब वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर। आपका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन होता, तब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होती। समझ में आया सभी को? तो ये हमने निकाल दिया हाउ टू कैलकुलेट ब्रेकिंग डिस्टेंस। मैं भाई क्या निकालना सीख गया था, मैं आपके सामने लेग डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख गया हूँ। ये मैंने लेग डिस्टेंस के फॉर्मूले लिखे हैं, इसी तरीके से मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना सीख गया। क्लियर? तो आई एम टोटली कैपेबल, मैं टोटली कैपेबल हूँ एसएसडी कैलकुलेट करने के, यानी मैं एसएसडी का कंप्लीट फॉर्मूला लिख सकता हूँ। एसएसडी का कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ एसएसडी? एसएसडी का कंप्लीट फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर मैं एसएसडी का कंप्लीट फॉर्मूला लिखूंगा तो एसएसडी का कंप्लीट फॉर्मूला हो जाता है v मल्टीप्लाई बाय टी आर, v मल्टीप्लाई बाय टी आर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g f प्लस माइनस s। ठीक है ना? लेकिन ये पूरा फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये फॉर्मूला कब वैलिड था, जब वेलोसिटी काय में गिवन है, मीटर पर सेकंड में गिवन है। अगर गलती से ऐसा हो जाए कि मुझे वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन दे दी, तो फिर उस कंडीशन में एसएसडी क्या हो जाएगा, 0.278 v मल्टीप्लाई बाय टी आर प्लस v स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस माइनस s। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर वैल्यू, ये आपकी वैल्यू है, लेकिन दिस वैल्यू इज वैलिड व्हेन वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर। जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन होनी चाहिए। क्लियर? ये आपके लिए मैंने वैल्यूज को बताया, एसएसडी का वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसएसडी।
क्लियर। लेकिन अभी एसएसडी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर आईआरसी मुझे कुछ रिकमेंडेशन देगा। अब आईआरसी मुझे क्या रिकमेंडेशन देगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन गिवन बाय आईआरसी। तो हेडिंग डालिएगा बहुत ध्यान से, राइट डाउन दी हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, some important recommendations, या फिर ऐसा लिख लीजिएगा, some important recommendation given by IRC, some important recommendations given by IRC, ठीक है ना, some important recommendations given by IRC। देखिए बहुत ध्यान से, some important recommendations given by IRC, IRC ने मुझे कितने IRC ने मुझे क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। I will discuss in front of you a first important recommendation। मैं आपके सामने फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन डिस्कस करता हूं। देखिए वो क्या बोलता है, फॉर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, फॉर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक। अगर मान लीजिए मैं सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक की बात करूं, सभी लोग सिंगल लेन, टू लेन, थ्री लेन, फोर लेन के बारे में समझ चुके हो, और वन वे टू वे भी सभी समझते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? थ्री वे कोई नहीं होता, वन वे टू वे होता है, या फिर टू लेन, फोर लेन, सिक्स लेन, है ना, लेकिन टू वे ही होगा। अब देखिएगा मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, मैंने आपके सामने क्या डिस्कस किया, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए। मैं बोलता हूं फॉर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, अगर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक है तो क्या होगा, देखना बहुत ध्यान से। इस तरीके से मैंने एक रोड को कंसीडर किया, और मैं इस रोड का टॉप व्यू कंसीडर करता हूं। रोड का टॉप व्यू इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे रोड का टॉप व्यू गिवन है। मैंने आपसे बोला इस रोड पर एक व्हीकल मूव कर रहा है, व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, इस तरीके से इस रोड पर एक व्हीकल मूव करेगा, इस रोड पर ये एक व्हीकल मूव कर रहा होगा। एंड आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि ये जो व्हीकल है ना, उस व्हीकल का वेलोसिटी मैंने v बोला, v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। क्लियर। अब भाई बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा, मैंने आपसे बोला इस व्हीकल को स्टॉप होने के लिए कितनी एसएसडी रिक्वायर्ड है, तो आपने बोला इतना एसएसडी रिक्वायर्ड है, जितना भी एसएसडी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, मैंने बोला इतना एसएसडी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो ये एसएसडी जो भी आप फॉर्मूले से निकालोगे वो आपको एसएसडी मिल जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ये तो सीधा सीधा केस हो गया। अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ एक और केस के लिए, सेकंड केस। देखिए सेकंड केस में क्या बोलता हूँ आपके सामने, मैंने आपसे बोला फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, अगर सिंगल लेन और टू वे ट्रैफिक है तो कंडीशन क्या होगा, देखिएगा केस नंबर सेकंड, फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, अगर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है तो क्या होगा। इफ आई विल टॉक अबाउट सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, अगर मैं सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की बात करूं तो देखना सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं वापस से आपके सामने एक रोड का टॉप व्यू कंसीडर करता हूं, आई विल कंसीडरिंग अ टॉप व्यू ऑन दिस रोड। मैंने इस तरीके से इस रोड का टॉप व्यू कंसीडर किया। मैंने आपसे बोला इस रोड की अगर मैं बात करता हूं तो इस रोड पर दो व्हीकल मूव कर रहे होंगे। एक्चुअल में रोड का ट्रैफिक कैसा है, दिस इज अ टू वे ट्रैफिक, ये टू वे ट्रैफिक है। अब भाई अगर ये टू वे ट्रैफिक होगा, अगर रोड का ट्रैफिक टू वे ट्रैफिक होगा तो कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपसे बोला अ फर्स्ट व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, इस तरीके से ये यहाँ पर एक व्हीकल मूव कर रहा होगा, एंड इस तरीके से जब ये यहाँ पर व्हीकल मूव करेगा, सो आई विल कंसीडरिंग इस व्हीकल का वेलोसिटी मैंने कंसीडर किया v1 वेलोसिटी। क्लियर। टू वे ट्रैफिक है सर, टू वे मतलब सामने से भी व्हीकल आ रहा होगा, सामने से व्हीकल आएगा मतलब एक व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, एक व्हीकल इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला इस व्हीकल का वेलोसिटी इज v2, ठीक है ना। एक बात बताइए सर, अब अगर ये व्हीकल दोनों एक दूसरे के आमने सामने से आ रहे हैं तो आमने सामने से ये व्हीकल ऐसे टकरा जाएंगे ना, हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। हेड ऑन कोलिजन ना हो पाए, हेड ऑन कोलिजन ना हो पाए, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हेड ऑन कोलिजन ना हो पाए इसीलिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करना। हेड ऑन कोलिजन ना हो पाए इसीलिए मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये जो हमारा ये वाला व्हीकल है ना, इस व्हीकल को इतनी डिस्टेंस में स्टॉप होना पड़ेगा,
और इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया SSD1। क्लियर? और ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला व्हीकल जो है, इस व्हीकल को भी इतनी डिस्टेंस में स्टॉप होना पड़ेगा, इसको मैंने बोल दिया SSD2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज SSD1 एंड SSD2। यानी कि अगर मैं टोटल SSD की बात करूंगा, तो टोटल SSD इज द समेशन ऑफ SSD1 एंड SSD2। क्लियर? सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, दिस इज अवर टोटल SSD। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टोटल SSD आएगा, एंड टोटल SSD इज द समेशन ऑफ SSD1 प्लस SSD2। क्लियर? ये बहुत इजी केस था, क्योंकि दोनों व्हीकल को स्टॉप करना जरूरी है। क्लियर? लेकिन अगर मान लो कंडीशन ऐसी आ जाए, मान लीजिए कभी कंडीशन ऐसा आ जाए कि अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज रिमेन सेम, यानी कि v1 इज इक्वल टू v2, अगर v1 का वैल्यू v2 के बराबर हो गया तो क्या होगा? ठीक है ना? देखिएगा कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। इफ v1 इज इक्वल टू v2, v1 का जो वैल्यू है अगर वो v2 के बराबर हो गया, तो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ, इसी सेकंड केस का पार्ट है। इफ v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, अगर v1 v2 के बराबर हो गया, तो बेटा इस केस में SSD1 SSD2 के बराबर ही होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इस पर्टिकुलर कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं टोटल एसएसडी निकालना चाहता हूं, तो टोटल एसएसडी क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं टोटल एसएसडी निकालना चाहता हूं, तो टोटल एसएसडी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं टोटल एसएसडी की बात करूंगा, तो टोटल एसएसडी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर वैल्यू। ये आपके पास एक वैल्यू मैंने डिस्कस की। क्लियर? ये मैंने टोटल एसएसडी का वैल्यू निकाल दिया। आपको याद रखना है, वो आपसे बोलेगा फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, अगर उसने सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक बोला तो टोटल एसएसडी 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी हो जाता है। अगर वेलोसिटी अलग अलग है तो फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ कंडीशन नंबर थर्ड। इसको मैं थर्ड रिकमेंडेशन भी बोल सकता हूँ। ये मुझसे क्या बोलता है, अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाए, ये मुझसे क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाए, देखना, अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाए, अब कैसी कंडीशन हो जाए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाए, अब कंडीशन किस तरीके से हो जाए, देखिए, मैं आपके सामने कौन सी रिकमेंडेशन, थर्ड रिकमेंडेशन की बात कर रहा था। यस, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू थर्ड रिकमेंडेशन। कंडीशन ऐसी हो जाए कि टू लेन टू वे ट्रैफिक, टू लेन टू वे ट्रैफिक, अगर मैं टू लेन टू वे ट्रैफिक की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट टू लेन टू वे ट्रैफिक, अगर मैं टू लेन टू वे ट्रैफिक की बात करूंगा तो कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं टू लेन टू वे ट्रैफिक की बात करूंगा, तो देखिए मेरा जो हाईवे होगा, हाईवे इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे कुछ हाईवे दिखाई देगा। ठीक है ना? इस तरीके से हाईवे दिखाई देगा। ठीक है? अब मान लो मैंने आपसे बोला इट इज टू लेन टू वे ट्रैफिक, सो व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, व्हीकल इस तरीके से इस पर मूव कर रहा होगा, और मैंने आपसे बोला इस व्हीकल का वेलोसिटी हो गया v वेलोसिटी। ठीक है ना? सिमिलरली आपका एक और व्हीकल होगा, ये व्हीकल इस तरीके से मूव कर रहा होगा, इस तरीके से मूव कर रहा होगा बेटा, तो एक्चुअल में इसके अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इसका वेलोसिटी इज आल्सो v वेलोसिटी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बात बताइए, क्या इस अगर मैं इसको वन व्हीकल नाम देता हूं, इसको सेकंड व्हीकल नाम देता हूं, भाई दोनों व्हीकल की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों अपनी सेपरेट लाइन पर चल रहे हैं, क्या व्हीकल वन को व्हीकल टू से कोई लेना देना है क्या? अरे कोई लेना देना नहीं है। व्हीकल वन को व्हीकल टू से कोई लेना देना नहीं है, और व्हीकल टू को व्हीकल वन से कोई लेना देना नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? जब व्हीकल वन को ना तो टू से लेना देना है और ना ही व्हीकल टू को व्हीकल वन से लेना देना है, तो बेटा अगर मैं एसएसडी जो भी हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे वही एसएसडी होगी, इसमें टू और इसमें टू वगैरह का मल्टीप्लाई नहीं होगा, या फिर एसएसडी ऐड नहीं होगी, क्योंकि व्हीकल वन को ना तो व्हीकल टू से लेना देना है और व्हीकल टू को ना तो व्हीकल वन से लेना देना है। क्लियर? दिस इज अवर, जो भी आपके फॉर्मूले से एसएसडी निकलेगा वही एसएसडी होगा। आपको बस केस कौन सा याद रखना है, केस ये सेकंड वाला याद रखना है, क्योंकि यही अलग है थोड़ा सा, कि अगर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है तो उस कंडीशन में टोटल एसएसडी इज द समेशन ऑफ SSD1 प्लस SSD2। क्लियर? इतने तरीके से हमने ये बातें को कर लिया और यहाँ पर मैंने SSD को खत्म कर लिया।
नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ सेकंड साइड डिस्टेंस। मैं आपके सामने सेकंड साइड डिस्टेंस की बात करता हूँ, और जो सेकंड साइड डिस्टेंस में बात करना चाहता हूँ बेटा, उस सेकंड साइड डिस्टेंस को बोला जाता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। देखिएगा, राइट डाउन दी हेडिंग, आप हेडिंग डालिएगा। मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ ओएसडी, या फिर इसको क्या बोला जाता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। Now I will talk about in front of you overtaking side distance। मैं आपको overtaking side distance के बारे में बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने आपसे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बात किया, अगर मान लीजिए मैं आपसे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बात किया, तो कंडीशन सुनिए, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट होगा। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करवाऊंगा मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के केस में। मैंने आपसे बोला इस तरीके से हमारे पास, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, इट इज टू लेन टू वे ट्रैफिक। मैं टू लेन टू वे ट्रैफिक को कंसीडर कर रहा हूँ। आई विल कंसीडरिंग हियर अ टू लेन टू वे ट्रैफिक। तो इस तरीके से मैंने एक टू लेन टू वे ट्रैफिक को कंसीडर किया। दिस इज अवर रोड, और इस पर मैं टू लेन बना देता हूँ, और फिर टू वे बाद में बना दूंगा। सो दिस इज अवर टू लेन। ये तो टू लेन हो गई, और टू वे कब होगा, इस तरफ से और इस तरफ से व्हीकल मूव कर रहे होंगे। दिस इज टू लेन टू वे ट्रैफिक। क्लियर। अब देखना, मैं यहाँ पर तीन व्हीकल को कंसीडर करूंगा। अब वो व्हीकल कौन कौन से होंगे, एक तो होगा व्हीकल ए, सिर्फ नाम सुनिएगा। दूसरा होगा व्हीकल सी, और एक और व्हीकल होगा, उसको मैं बोलूंगा व्हीकल बी। क्लियर। ये तीन तरीके के व्हीकल होंगे। एक होगा एक होगा व्हीकल ए, व्हीकल सी और व्हीकल बी। अगर मैं व्हीकल ए एंड व्हीकल सी की बात करूंगा, तो व्हीकल ए एंड व्हीकल सी इज द फास्ट मूविंग व्हीकल। इसको मैं फास्ट मूविंग व्हीकल बोलूंगा। ठीक है ना, व्हीकल ए एंड व्हीकल सी इज द फास्ट मूविंग व्हीकल, इनको मैंने फास्ट मूविंग व्हीकल बोला। और अगर मैं व्हीकल बी की बात करूं, तो व्हीकल बी इज द स्लो मूविंग व्हीकल, इसको मैंने स्लो मूविंग व्हीकल बोला। क्लियर। इफ आई विल टॉक अबाउट व्हीकल बी, अगर मैं व्हीकल बी की बात करूंगा, तो व्हीकल बी को मैंने कौन सा बोला, स्लो मूविंग व्हीकल, इसको मैंने स्लो मूविंग व्हीकल बोला। ठीक है, बहुत ध्यान से एक स्टेटमेंट को सुनिएगा, इट इज कॉल्ड एज स्लो मूविंग व्हीकल। क्लियर। देखिए, मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपसे बोला व्हीकल ए एंड व्हीकल सी आर फास्ट मूविंग व्हीकल्स, एंड व्हीकल बी इज द स्लो मूविंग व्हीकल। क्लियर। देखिए, एक्चुअल में अगर मैं ओवरटेकिंग की बात करता हूँ, साइड डिस्टेंस का मतलब क्या है, साइड डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला वो मिनिमम डिस्टेंस, जहां पर व्हीकल अपने कुछ परफॉर्मेंस को, या फिर व्हीकल, ऐसा बोल सकता हूं कि किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला वो मिनिमम डिस्टेंस, जहां जिस डिस्टेंस में या जिस लेंथ में व्हीकल अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग। जिस जिस डिस्टेंस में व्हीकल अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, उसी को मैंने साइड डिस्टेंस बोला था। ठीक है, तो भाई ओवरटेकिंग का मतलब ऐसा लेंथ, जिस लेंथ में आपका व्हीकल, जितनी लेंथ में आपका व्हीकल ओवरटेकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, इट्स कॉल्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। क्लियर। एक्चुअल में ओवरटेक क्या होता है, ओवरटेक का मतलब होता है जैसे आपका व्हीकल का स्पीड तेज है, आगे वाले व्हीकल का स्पीड स्लो है, तो आप तेज वाला व्हीकल क्या करता है, आगे वाले व्हीकल के आगे निकलेगा और चला जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग। यानी कि फास्ट मूविंग व्हीकल का स्लो मूविंग व्हीकल के आगे निकल जाना, ठीक है ना, कुछ अपॉर्चुनिटी को देखकर, ठीक है, उसको ओवरटेकिंग ऑपरेशन बोला जाता है। जैसे सपोज दैट आई विल डिस्कस, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। मैंने आपसे अभी ये बोला, vehicle A and vehicle C are considering as a fast moving vehicle and vehicle B is considering as a slow moving vehicle। क्लियर। सो देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, जो भी बच्चा डायग्राम को समझ जाएगा उसके लिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस तो खत्म हो गई। क्लियर। और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस खत्म हो गई, इसका मतलब 90% आपने ज्योमेट्रिक डिजाइन के सबसे टफेस्ट पार्ट को पढ़ लिया। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से, मैंने आपसे बोला यहाँ पर एक ये व्हीकल है। मैं एक पहले आपको एक डायग्राम कंप्लीट कर देता हूं, और इस वाले व्हीकल को मैंने ए व्हीकल बोल दिया। क्लियर। दिस इज व्हीकल ए, ये व्हीकल ए है, और इस व्हीकल ए का वेलोसिटी मैंने मान लिया वी ए वेलोसिटी। क्लियर। यहाँ पर अब ये व्हीकल ए यहां से यहां पर पहुंच गया। क्लियर। ये व्हीकल ए यहां से यहां पर पहुंच गया, यहां से यहां पर पहुंचा, तो तब तक ये व्हीकल ए ही है, लेकिन व्हीकल ए ने व्हीकल बी की वेलोसिटी को अचीव कर लिया, तो इसको वेलोसिटी वी बी बोल दिया। क्लियर। अब ये व्हीकल क्या करेगा, अब ये व्हीकल
यहां से यहां पहुंच गया, ये ए ही व्हीकल चल रहा है अभी, क्लियर। दिस इज ऑल्सो व्हीकल ए, ये भी ए व्हीकल चल रहा है, लेकिन ए व्हीकल ने कौन की वेलोसिटी को ले लिया, बी व्हीकल की वेलोसिटी को ले लिया। दिस इज ऑल्सो व्हीकल ए। आगे कौन सा व्हीकल होगा, आगे होगा व्हीकल बी, ठीक है ना। आगे एक व्हीकल होगा, वो व्हीकल होगा व्हीकल बी, ये वी व्हीकल होगा, ठीक है। दिस इज व्हीकल बी, इसको मैंने वी व्हीकल बोला। और वी व्हीकल की वेलोसिटी कितनी है, वी वी वेलोसिटी है, क्लियर। अब देखना ये ए व्हीकल क्या करेगा, अपोजिट लेन पर आएगा, अपोजिट लेन पर आएगा, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, और अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के बाद इस व्हीकल बी को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यही फिनोमेना हो रहा होगा और ये होता भी है, क्लियर। इस तरीके से आपका हाईवे आगे तक चल रहा होगा, ठीक है। यानी अब ये व्हीकल इन्हें ओवरटेक किया, ओवरटेक करके अपोजिट लेन में वापस चला गया, ठीक है। तो मैं इसको बना देता हूँ वापस से, ये तो अपनी सेंट्रल लाइंस थी, ठीक है ना। तो अब ये व्हीकल ए यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ओवरटेक करने के बाद व्हीकल ए यहाँ कहीं पर आ गया। एक बात बताइए सर, जब ये व्हीकल ए यहाँ पर आया और इसने अपनी पुरानी स्पीड वीए को अचीव कर लिया, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट व्हीकल ए इज अ फास्ट मूविंग व्हीकल, यानी कि वीए का वैल्यू वीबी से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि व्हीकल ए जो है वो फास्ट मूविंग व्हीकल है, और फास्ट मूविंग का मतलब वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी, क्लियर। एक बात बताना, और बात बहुत ध्यान से बताने की कोशिश करना, जितनी देर में ये व्हीकल ए ओवरटेक करके अपनी अपोजिट लेन पर वापस जा रहा है, उतनी देर में व्हीकल बी स्टॉप हो गया था क्या, अरे बिल्कुल नहीं, व्हीकल बी चल रहा होगा और व्हीकल ए इसके आगे निकल के चला जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग। सो देखिएगा, एक्चुअल में उस जितनी देर में व्हीकल ए यहां से यहां पहुंचा, उतनी देर में ये व्हीकल बी यहां से यहां पहुंच गया, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उतनी देर में ये व्हीकल बी यहां से यहां पहुंच गया, और इसने क्या किया बेटा, और इसने किया, ये व्हीकल बी यहां से यहां पहुंच गया और उसने क्या किया, कितनी डिस्टेंस को कवर कर लिया। सो मैंने बोला यहां पहुंचने तक आपके जो व्हीकल ने डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस को मैं बी डिस्टेंस बोल देता हूं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई विल कंसीडर दिस इज द डिस्टेंस बी, ये बी डिस्टेंस है, क्लियर। अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा सर, बड़े ध्यान से। एक बात बताना, इस अपोजिट लेन से भी कोई व्हीकल पास हो रहे होंगे, तो मैंने आपसे बोला इस अपोजिट लेन से एक व्हीकल आ रहा था, इसको मैंने सी व्हीकल बोला। ये जो आप लिखा देख रहे हो ना सी, दिस इज अवर सी व्हीकल, ये आपका सी व्हीकल है। देखिए बहुत ध्यान से, ये जो व्हीकल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर सी व्हीकल, ये व्हीकल सी है, दिस इज अवर व्हीकल सी, और व्हीकल सी का वेलोसिटी कितना है, वीसी वेलोसिटी। ये व्हीकल सी भी थोड़ा सा आगे चला और आगे चल के यहाँ कहीं पर आ गया, क्लियर। ये व्हीकल सी भी थोड़ा आगे चला और व्हीकल सी आगे चल के यहाँ कहीं पर आ गया, इसकी वेलोसिटी वीसी मान लो, ठीक है। देखना बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या बातों को डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज हाईली इंटरेस्टिंग एंड हाईली टिपिकल। देखिए एक्चुअल में सबसे पहले हुआ क्या, मैंने आपसे दो टर्म्स ही बोले हैं। फर्स्ट टर्म्स क्या बोल दिया मैंने आपके सामने, जो फर्स्ट टर्म बोला है वो फर्स्ट टर्म बोला है बेटा कि वीए कि व्हीकल ए इज कंसीडर्ड एज अ फास्ट मूविंग व्हीकल। मैंने व्हीकल ए को फास्ट मूविंग व्हीकल कंसीडर किया है और व्हीकल बी को मैंने स्लो मूविंग व्हीकल माना है। तो सबसे पहले व्हीकल ए क्या करेगा, व्हीकल बी की स्पीड को अचीव करेगा। व्हीकल व्हीकल ए व्हीकल बी की स्पीड को अचीव कैसे करेगा, अपनी वेलोसिटी को कम करके। एम आई राइट और रॉन्ग, उसने अपनी वेलोसिटी को कम किया और वो यहां तक आ गया। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अपोजिट लेन पर जाने की अपॉर्चुनिटी को देखेगा। अपोजिट लेन पर जाने की जब तक इसने अपॉर्चुनिटी देखी, अपोजिट लेन पर जाने की जब तक इसने अपॉर्चुनिटी देखी, जब तक आपका ये व्हीकल ए जो है वो व्हीकल ए D1 डिस्टेंस को कवर कर चुका है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपसे बोला अब ये क्या करेगा, इसने जैसे ही स्पीड को अचीव कर लिया, अब ये क्या करेगा, अपोजिट लेन में जाने की अपॉर्चुनिटी को देखेगा। अब जैसे ही अपोजिट लेन में जाने की अपॉर्चुनिटी को देखा, जब तक ये अपोजिट लेन में जाने की अपॉर्चुनिटी को देखा, जब तक ये D1 डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है ना। और अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए तो मैंने आपके सामने बोला अपोजिट लेन में जाएगा, तो अपोजिट लेन में जाने यानी अपोजिट लेन की जब तक इसने अपॉर्चुनिटी को देखा,
वो टाइम मैंने बोला रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब इतना टाइम लगा अपोजिट लेन में जाने की अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, और इस रिएक्शन टाइम में उसने D1 डिस्टेंस को कवर कर लिया। बेटा एक बात बताओ, यहाँ से ये अपोजिट लेन में चला गया, लेकिन जब ये अपोजिट लेन में जा रहा था तब व्हीकल बी के साथ इसने कुछ डिस्टेंस को मेंटेन किया होगा, स्पेसिंग को मेंटेन किया होगा। उस स्पेसिंग को मिनिमम स्पेस हेडवे बोला जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे बोला ये कुछ स्पेसिंग को मेंटेन किया होगा, इस स्पेसिंग को मैंने स्मॉल एस नाम दे दिया। चिपक के तो चलते नहीं है व्हीकल, कुछ स्पेसिंग होती है दोनों व्हीकल के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर भी काम हो रहा होगा, जब ये अपनी ओरिजिनल लेन पर वापस गया तब भी इसने क्या किया होगा, इस व्हीकल बी के साथ कुछ स्पेसिंग को मेंटेन किया होगा। दिस इज अ स्पेसिंग स्मॉल एस, एम आई राइट और रॉन्ग। वापस से इसने एक स्पेसिंग को मेंटेन किया होगा। बेटा मैंने आपसे बोला इस व्हीकल को, ये जो व्हीकल आपको दिख रहा है, इस व्हीकल को, ए व्हीकल को यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम लगा, उस टाइम को मैं आपसे बोला कैपिटल टी टाइम। क्लियर? इस व्हीकल को यहां तक जाने के लिए जितना भी टाइम लगा उस टाइम को मैंने कैपिटल टी टाइम बोला। जितने कैपिटल टी टाइम में ये व्हीकल ए यहां से ओवरटेक करके यहां पहुंच गया, जितने कैपिटल टी टाइम में, बहुत ध्यान से सुनिए मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं, जितने टी टाइम में ये व्हीकल ए यहां से यहां पहुंच गया, उतने ही कैपिटल टी टाइम में ये व्हीकल बी यहां से यहां पहुंचा होगा। क्लियर? उतने ही मैंने आपसे बोला जितने कैपिटल टी टाइम में व्हीकल ए यहां से यहां पहुंच गया, उतने ही कैपिटल टी टाइम में, उतने ही कैपिटल टी टाइम में ये जो आपका व्हीकल बी है ना, वो यहां से यहां पहुंचा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उतने ही कैपिटल टी टाइम में ये व्हीकल बी यहां से यहां पहुंचा, और उतने ही कैपिटल टी टाइम में, उतने ही कैपिटल टी टाइम में ये व्हीकल सी यहां से यहां पहुंचा होगा। तो कभी भी कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर ये तो इतना बड़ा टी है, ये छोटा सा टी है, ये और छोटा टी है, तो दोनों तीनों सेम है कि अलग अलग है? तो तीनों सेम है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तीनों सेम है बेटा। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि इस कैपिटल टी टाइम में आपका व्हीकल ए यहां से, कैपिटल टी टाइम में जो आपका व्हीकल ए है वो व्हीकल ए यहां से यहां पहुंचा, यानी अपोजिट लेन पर गया, अपोजिट लेन से वापस अपनी लेन पर पहुंच गया। क्लियर? ओवरटेक कर लिया। उसी कैपिटल टी टाइम में आपका बी व्हीकल बी डिस्टेंस को कवर किया, उसी कैपिटल टी टाइम में आपका सी व्हीकल वहां से यहां आ गया। क्लियर? और सी व्हीकल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया कैपिटल टी टाइम में? डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन कैपिटल टाइम, उस डिस्टेंस को मैंने D3 डिस्टेंस बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये व्हीकल अपॉर्चुनिटी जैसे ही अपोजिट लेन पर आया, अपोजिट लेन से अपनी लेन पर वापस आने पर उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को मैं D3 डिस्टेंस बोल दिया, सॉरी उस डिस्टेंस को मैं D2 डिस्टेंस बोल दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज D2 डिस्टेंस। समझ में आ रहा है सभी को? D2 डिस्टेंस का मतलब क्या है? D2 डिस्टेंस का मतलब है आपके व्हीकल ने अपोजिट लेन पर आने की, अपोजिट लेन पर आया, अपोजिट लेन पर ट्रेवल किया और वापस अपनी लेन पर वापस चला गया। उस दौरान उसने जितनी भी डिस्टेंस को कवर किया, दिस डिस्टेंस इज D2 डिस्टेंस। और उस D2 डिस्टेंस को कवर करने में उसको कैपिटल टी टाइम लगा। उसी कैपिटल टी टाइम में व्हीकल सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसी कैपिटल टी टाइम में जो व्हीकल सी है, उस व्हीकल सी ने D3 डिस्टेंस को कवर किया। क्लियर? तो बेटा यहां से लेकर अपॉर्चुनिटी को देखने से लेकर टोटल डिस्टेंस जब तक वो ओवरटेक नहीं कर गया है ना, और सी व्हीकल क्यों कंसीडर करना पड़ेगा? क्योंकि ये व्हीकल यहां से यहां तक ओवरटेक हो, इसके पहले सी व्हीकल अंदर ना आ जाए, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए मुझे सी व्हीकल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां से लेकर पूरा लास्ट तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, जितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो उसी डिस्टेंस को मैं क्या बोला? OSD बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां से लेकर यहां तक जितना भी डिस्टेंस मुझे रिक्वायर्ड है, यही डिस्टेंस को मैं OSD बोला। दैट मींस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। समझ में आया? अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना बेटा। अब भाई इतनी बात तो हमें समझ में आ गई सर कि चलो सर ये तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो गया। क्लियर? सर वी आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, आप जैसे टीचर्स की क्या वैल्यू हमारे सामने है ना। ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट पॉइंट। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं टोटल OSD की बात करता हूँ, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, अगर मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करूंगा तो साइड डिस्टेंस क्या होगा? इज द समेशन ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3 ऑल्सो। सो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो जाएगा D1 plus D2 and plus D3। क्लियर? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द D1 plus D2 plus D3। देखिए
नाउ सबसे पहले मैं D1 को कैलकुलेट करूंगा, देन आई विल कैलकुलेट D2, देन आई विल कैलकुलेट D3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं D1 डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूँ। बच्चा बहुत अच्छे से एक बात को समझ रहा है और तरीके से समझ रहा है कि सर जब मैं D1 डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो D1 डिस्टेंस के टाइम पर आपके व्हीकल का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी तो v भी है और टाइम कितना लग रहा है, टी आर टाइम लग रहा है। तो भाई सबसे पहले आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू डिस्टेंस D1। मैं डिस्टेंस D1 की बात करता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू डिस्टेंस D1। मैं D1 डिस्टेंस की बात करता हूँ। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने D1 डिस्टेंस की बात करूंगा, यदि मान लीजिए मैं आपके सामने D1 डिस्टेंस की बात करूंगा, तो देखिए बहुत ध्यान से बेटा, D1 डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो सकता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। So velocity is vb and reaction time is tr। Clear to all of you? This is the velocity और इस velocity को मैंने vb velocity बोल दिया। क्लियर? बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना। ये वाला फॉर्मूला वैलिड कब है, जब वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन होती तो D1 का वैल्यू कितना होता, D1 का वैल्यू होता है 0.278 vb मल्टीप्लाई बाय vb मल्टीप्लाई बाय tr, दैट मींस रिएक्शन टाइम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड। ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड है जब वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर, जो आपका वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा। क्लियर? अब देखिएगा, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू डिस्टेंस D2। मैं डिस्टेंस D2 की आपके सामने बात करता हूँ। इफ आई विल टॉक अबाउट डिस्टेंस D2, अगर मैं आपके सामने डिस्टेंस D2 की बात करूंगा तो किस तरीके से मैं डिस्टेंस D2 को कैलकुलेट करूंगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर मैं डिस्टेंस D2 की बात करूं तो बच्चा एक बात तो समझ में आ गया है कि सर अगर मैं डिस्टेंस D2 की बात करूंगा तो D2 को क्या लिख सकता हूं, S प्लस B प्लस S। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी 2S प्लस B लिख सकता हूं। तो डिस्टेंस D2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 2S प्लस B। इट इज द वैल्यू ऑफ D2। ये D2 का हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। क्लियर? ये लिख सकता हूँ। और सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं देखते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं। D2 इज इक्वल टू 2S। बेटा B क्या है, B का मतलब है कैपिटल T टाइम में आपके व्हीकल ने जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया, इट इज कैपिटल B। कैपिटल B का मतलब क्या था, उसी जिस कैपिटल T टाइम में व्हीकल A यहां से यहां जा रहा था, उसी कैपिटल T टाइम में व्हीकल B यहां से यहां तक पहुंचा था। एम आई राइट और रॉन्ग? और उसने B डिस्टेंस को कवर कर लिया था। क्लियर? उसने B डिस्टेंस को कवर किया था। तो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कैपिटल B डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो कैपिटल B भी क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। VB इज द वेलोसिटी, कैपिटल T इज द टाइम। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैं इसको लिख सकता हूँ VB मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसी तरीके से एक बात बताइएगा सर, अगर मान लीजिए मैं वेलोसिटी की वैल्यू को इंक्रीज करूं, तो आपको दिख रहा होगा ये वेलोसिटी VB से इंक्रीज होकर VA तक जा रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये वेलोसिटी VB से इंक्रीज होकर VA तक पहुंच रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? VB से इंक्रीज होकर VA तक पहुंच रहा है ये वेलोसिटी। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, VB से इंक्रीज होकर VA तक पहुंच रहा है ये वेलोसिटी, यानी कि एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है। तो बेटा हमने न्यूटन की सेकंड इक्वेशन पढ़ी है, डिस्प्ले S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे पढ़ा है कि नहीं? यही होता था न्यूटन सेकंड इक्वेशन। सो S मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, D2। ठीक है ना? U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी है VB और टाइम है T प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही तो हो रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही बनेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दिया। देखिए मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर सकता हूँ। नाउ इफ आई विल इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट किया तो क्या होगा, इफ आई विल इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे पास देखिए क्या मिलेगा, मेरे पास मिलेगा 2S प्लस VB मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T इज इक्वल टू VB मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। मैंने क्या किया, VB डॉट T से VB डॉट T को उड़ा दिया। देखिए मैंने VB डॉट T से VB डॉट T को उड़ा दिया। तो अगर मैं T की वैल्यू निकालूं तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4S अपॉन A। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल T। ये कैपिटल T का वैल्यू निकला। S को मैंने क्या बोला था, S को मैंने बोला था मिनिमम स्पेस हेडवे। क्लियर? S को मैंने बोला था मिनिमम स्पेस हेडवे।
मिनिमम स्पेस हेडवे का मतलब क्या होता है सर? किन्हीं भी सक्सेसिव व्हीकल्स के बीच में जो गैप मेंटेन किया जाता है उस गैप को मिनिमम स्पेस हेडवे बोला जाता है। क्लियर? तो भाई देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं अगर मिनिमम स्पेस हेडवे की वैल्यू निकालूं तो मिनिमम स्पेस हेडवे की अगर मैं बात करूंगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस, मैं मिनिमम स्पेस हेडवे की बात करूंगा तो किन्हीं भी दो व्हीकल के बीच का जो मिनिमम स्पेसिंग होता है उसी को मिनिमम स्पेस हेडवे बोला जाता है, या जो भी मिनिमम स्पेसिंग मेंटेन किया जाता है उसको मिनिमम स्पेस हेडवे बोला जाता है। देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं मिनिमम स्पेस हेडवे की बात करूं तो मिनिमम स्पेस हेडवे इज इक्वल टू क्या होगा? बेटा एक बात बताना, अगर इन दोनों व्हीकल्स को, अगर मैं इस वाले ए व्हीकल्स की, इस वाले व्हीकल की और इस वाले व्हीकल की बात करूं तो इन दोनों व्हीकल्स के बीच में मिनिमम स्पेस हेडवे एस है, ठीक है ना? यानी इस व्हीकल को अगर कोलिजन होने से बचना है तो इस डिस्टेंस में स्टॉप होना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैंने बोला इस व्हीकल को अगर बचना है तो इस डिस्टेंस में स्टॉप होना पड़ेगा, तो इतना, तो ये हो गया गैप। एम आई राइट और रॉन्ग? इतना गैप मेरे पास प्रेजेंट है और प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल, तो मैंने आपके सामने लिखा स्टॉप होना पड़ेगा, यानी कि अगर एसएसडी, अगर मैं स्पेस मिनिमम स्पेस हेड में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? गैप प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल, ठीक है ना? गैप प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल, ठीक है? अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनना, गैप का मतलब क्या? मतलब एसएसडी। एम आई राइट और रॉन्ग? इतनी डिस्टेंस चाहिए स्टॉप होने के लिए, सो एसएसडी का मतलब कौन कौन सा डिस्टेंस? लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेकिन एक बात बताइए सर, चलो अच्छा पहले तो मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोग को कभी भी कंफ्यूजन ना हो। लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, इट इज द एसएसडी प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल को मैं स्मॉल एल कंसीडर कर लेता हूँ। क्लियर? बेटा एक बात बताना, ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या था? आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आपके व्हीकल ने जितना डिस्टेंस कवर किया हो, फाइनली व्हीकल स्टॉप हो जाए। यहाँ पर व्हीकल को स्टॉप तो करवाना नहीं है मुझे, केवल स्पेसिंग मेंटेन करवानी है, इसीलिए इस कंडीशन में ब्रेकिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर? केवल लेग डिस्टेंस होगा। सो मिनिमम स्पेस हेड पे लेग डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता? 0.278 v मल्टीप्लाई बाय टीआर इज द रिएक्शन टाइम। क्लियर? तो बेटा जब भी मिनिमम स्पेस हेडवे की बात आती है, अपन ने पिछली क्लास में देखा है रिएक्शन टाइम 0.7 सेकेंड और लेंथ ऑफ व्हीकल इज नॉट गिवन इन दी प्रॉब्लम, सो कंसीडर एल इज इक्वल टू 6 मीटर। क्लियर? तो अगर मैं मिनिमम स्पेस हेडवे की बात करूंगा तो मिनिमम स्पेस हेडवे हो जाएगा 0.2 वीबी प्लस 6, इट इज द वैल्यू 0.2 वीबी प्लस 6, इट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे। आप इस मिनिमम स्पेस हेडवे का वैल्यू जल्दी से रखिए, इस वाले इक्वेशन में आपको टी मिलेगा और टी का वैल्यू डी, इस वाले में रखो चाहे इस वाले में, आपको D2 की वैल्यू मिलेगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप यहाँ पर लिख लीजिएगा इन केस ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे, ये वैसे मैं लिखवा चुका हूँ, फिर भी हमें मालूम है आप लोगों को काम बहुत रहता है इसलिए आप चीजों को याद नहीं रख पाते हो, इसीलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा इन केस ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे, इन केस ऑफ मिनिमम स्पेस हेडवे, in case of minimum space headway, reaction time should be considered 0.7 सेकेंड। क्लियर? वैसे ये आपकी बुक में लिखा होगा, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना? और इसी तरीके से इफ लेंथ ऑफ व्हीकल इज नॉट गिवन इन दी प्रॉब्लम, सो कंसीडर कितने मीटर? 6 मीटर। लेकिन ये कब? जब लेंथ ऑफ व्हीकल आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो। इफ लेंथ ऑफ व्हीकल इज डायरेक्टली गिवन इन दी प्रॉब्लम तो फिर जो प्रॉब्लम में गिवन है वही अडॉप्ट कर लेना, ज्यादा होशियार मत बनना। समझ में आया? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क के लिए, और वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं D3 डिस्टेंस की बात करता हूं, मैंने D1 डिस्टेंस निकाल दिया, मैंने D2 डिस्टेंस निकाल लिया, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस D3। अगर मैं D3 डिस्टेंस की आपके सामने बात करता हूं, सो राइट डाउन दी हेडिंग, आप हेडिंग डालिएगा डिस्टेंस D3, डिस्टेंस D3। यदि मान लीजिए मैं आपके सामने D3 डिस्टेंस की बात करूंगा तो देखिएगा D3 डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, डायग्राम में दिखाता हूं, D3 डिस्टेंस कितना है? जितने कैपिटल T टाइम में व्हीकल ए यहां से यहां पहुंच गया, उतने ही कैपिटल T टाइम में व्हीकल बी यहां से यहां पहुंचा, उतने ही कैपिटल T टाइम में आपका व्हीकल सी यहां से यहां पहुंचा होगा। क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पर D3 की बात करूं तो D3 इज ऑल्सो डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी है vc और टाइम है कैपिटल T। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द वैल्यू ऑफ D3, लेकिन दिस वैल्यू इज वैलिड जब वेलोसिटी काय में गिवन है? मीटर पर सेकंड में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेलोसिटी इज इन गिवन मीटर पर सेकंड। बेटा अगर मान लो वेलोसिटी kmph में गिवन है तो D3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? D3 का जो वैल्यू हो जाएगा इट इज 0.278
VC मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T, ठीक है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ D3। ये आपके सामने D3 का वैल्यू है, क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ D3। ये मैंने D3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और ये वाला वैल्यू जो है वो वैल्यू केवल और केवल तब वैलिड है जब वेलोसिटी काय में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में आपको वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है। हम D1 निकालना सीख गए, हम D2 निकालना सीख गए, एंड ईच एंड एवरी पैरामीटर भी मुझे कैलकुलेट करना आ गया, क्लियर। चलिए, तो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लिखूं, तो मैंने आपको देखो पहली स्लाइड में वापस से बताया था कि अगर मैं एसएसडी की बात, ओएसडी की बात करता हूं, तो ओएसडी क्या होता है, इज द समेशन ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3, क्लियर। तो देखिएगा, नाउ अगर मान लीजिए मैं ओएसडी की समरी लिखूं, यानी कि अगर मैं टोटल ओएसडी की बात करूं, तो टोटल ओएसडी क्या हो जाता था, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, अच्छे से लिख देता हूं। अगर मैं टोटल ओएसडी की बात करता हूं, टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता था D1 प्लस D2 प्लस D3। एम आई राइट और रॉन्ग, इस तरीके से होता था। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए, अगर मैं D1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, अगर मैं D1 कैलकुलेट करना चाहूं, तो D1 किस तरीके से कैलकुलेट, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट। अगर मैं D1 कैलकुलेट करूंगा, तो D1 क्या होगा, D1 हो जाएगा 0.278 VB मल्टीप्लाई बाय TR। D2 क्या होगा, D2 हो जाएगा 0.278 VB मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, क्लियर, प्लस D3 क्या हो जाएगा, D3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D3, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D3 हियर। अगर मान लीजिए मैं D3 कैलकुलेट करना चाहूं, तो D3 का वैल्यू क्या होगा, D3 हो जाएगा 0.278 VC मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ D1 D2 एंड D3 बेटा। लेकिन यहाँ पर D2 की दो वैल्यू थी, एक तो ये वाली हो गई, मैंने सबसे पहले तो ये सेकंड इक्वेशन वाली वैल्यू लिख दी है ना, और अब मैं फर्स्ट इक्वेशन की भी लिख सकता हूँ, या तो D2 वैसे लिख दो, और या फिर D2 की जगह क्या लिख सकते हो, या तो D2 ऐसा लिख दो, और या फिर D2 की जगह क्या लिख सकते हो, D2 की जगह लिख सकते हो 0.278 VB मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T प्लस 2S। एम आई राइट और रॉन्ग, S क्या है, मिनिमम स्पेस साइड में, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपके लिए बताया कैपिटल T का वैल्यू कैसे निकलता था, तो कैपिटल T को निकालने के लिए मैंने आपके सामने फॉर्मूला निकाला है, फॉर्मूला इज √4s अपॉन a, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो देखिएगा, अगर मैं कैपिटल T की बात करता हूं, तो कैपिटल T इज इक्वल टू होता है √4s अपॉन a। बेटा, अगर मैं S की बात करूं, तो S कैसे निकलता था, तो S निकलता था 0.2 VB प्लस 6, इट इज दी वैल्यू हियर। ये आपके लिए वैल्यू मिली, T का वैल्यू मिला, इस मिनिमम स्पेस हेडवे का वैल्यू मिला, ये सब का वैल्यू आपके लिए डायरेक्टली मिल गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ T एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ S, ये सब वैल्यू हमारे लिए मिल गए, क्लियर। ये हमारी समरी है OSD की। लेकिन जिस तरीके से SSD के केस में मुझे कुछ रिकमेंडेशन IRC ने गिवन दिए थे, इसी तरीके से OSD के केस में भी IRC मुझे कुछ रिकमेंडेशन को गिवन देता है। Firstly, I will discuss in front of you what is the recommendation given by IRC. Now I will discuss in front of you a next very important topic, that is intermediate side distance or length of overtaking zones. Clear? चलिए, so now I will firstly discuss in front of you. मैं आपके सामने सबसे पहले डिस्कस कर देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। टॉपिक क्या है, अगर मैं आपको टॉपिक डिस्कस करता हूं, दिस इज सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन विच इज गिवन बाय IRC, जो IRC ने मुझे गिवन की है। देखिए, तो राइट डाउन दी हेडिंग नोट, आप यहाँ पर नोट करके वो रिकमेंडेशन लिख लीजिएगा। कुछ रिकमेंडेशन आपको ऑलरेडी पता है और कुछ रिकमेंडेशन आपको पता नहीं है, इसीलिए आप वो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिएगा क्या बोलता है वो, उसने आपको सबसे पहले पहला नोट क्या बोला है, वो हमसे बोलता है ऑलवेज बी कंसीडर, आप हमेशा कंसीडर करो, ऑलवेज बी कंसीडर, आप हमेशा कंसीडर करो
VA and VC are fast moving vehicle and VB is the slow moving vehicle. So we already considered at a beginning, है ना, मैंने शुरुआत में ये कंसीडर कर लिया था कि VA and VC is the fast moving vehicle and VB is the slow moving vehicle. चलिए फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, you always be considered VA and VC are fast moving vehicles. VA and VC are fast moving vehicles and VA and VC are fast moving vehicles and VB is a slow moving vehicle. VB is a slow मूविंग व्हीकल. मैंने क्या कंसीडर कर लिया, मैंने कंसीडर कर लिया कि VA एंड VC आर फास्ट मूविंग व्हीकल्स एंड VB इज द स्लो मूविंग व्हीकल. आपका जो VB है वो VB स्लो मूविंग व्हीकल होगा. क्लियर? ये हम पहले भी कंसीडर कर चुके हैं. सेकंड स्टेटमेंट ये हमें क्या गिवन देता है, बहुत ध्यान से देखिए, गेट में एक क्वेश्चन केवल इस स्टेटमेंट के ऊपर ही आएगा. गेट बहुत खतरनाक टाइप का सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी एग्जाम है. चलिए अब देखिएगा मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं. मैंने आपसे बोला if VB is not given in the problem, if VB and VC are not given in the problem, अगर velocity of vehicle B and velocity of vehicle C are not given in the problem. देखिएगा मैं आपसे क्या बोलता हूं, if VB and VC are not given in the problem, if VB and VC are not given in the problem, so considered आप कंसिडर कीजिएगा VA is equal to VC is in kmph. आप कंसिडर करो VA is equal to VC किलोमीटर पर आवर, या फिर जिसमें भी आपको गिवन है is in किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, जिसमें भी आपको गिवन हो. क्लियर? एंड आप क्या कंसीडर करिएगा, VB इज इक्वल टू VA माइनस 16 किलोमीटर पर आवर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप कंसीडर करिएगा VA मल्टीप्लाई VA माइनस 16 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? अगर मीटर पर सेकंड में होगा तो 16 की जगह फिर 4 को माइनस करना पड़ेगा. समझ में आया? ऐसा. अब देखिए, अब अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को आपके सामने डिस्कस करता हूं. थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखिए क्या होगा. एक बात बताइए सर, अगर मान लीजिए ये जो हमने आपके सामने दिखाया है ना, ये मैंने दिखाया है टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए. एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज वैलिड फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक. मैं आपके सामने टू लेन टू वे ट्रैफिक की ही बात कर रहा था. ठीक है. अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसा हो जाए, सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक हो. अगर सिंगल लेन वन वे या फिर अकेला वन वे ट्रैफिक है तो क्या होगा, क्या वन वे ट्रैफिक के केस में D3 आएगा क्या? बोलिए, वन वे ट्रैफिक केवल एक ही डायरेक्शन में व्हीकल आ रहे होंगे तो उस केस में D3 आएगा क्या? अरे D3 का कोई काम नहीं होगा भगवान. ठीक है, इसीलिए मैं क्या लिखता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपसे थर्ड रिकमेंडेशन की बात करता हूं. और वन वे ट्रैफिक, अगर मैं वन वे ट्रैफिक की बात करूंगा, फॉर वन वे ट्रैफिक, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने वन वे ट्रैफिक की बात किया तो वन वे ट्रैफिक के केस में क्या होगा, फॉर वन वे ट्रैफिक के केस में, अगर मैं वन वे ट्रैफिक की बात करता हूं, फॉर वन वे ट्रैफिक, अगर मैं वन वे ट्रैफिक की बात करूंगा तो वन वे ट्रैफिक के केस में क्या होगा, SSD वन वे ट्रैफिक के केस में D3 इज बिकम इक्वल टू 0. D3 का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि सेकंड डायरेक्शन में कोई भी व्हीकल मूव नहीं करेगा. क्लियर? तो उस केस में अगर मैं टोटल OSD की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो टोटल OSD क्या हो जाएगा बेटा, टोटल OSD इज द D1 प्लस D2. ठीक है ना? जो टोटल OSD का वैल्यू होगा वो टोटल OSD D1 प्लस D2 के बराबर हो जाएगा. समझ में आ गया आप सभी को? दिस इज द वैल्यू, ये आपको वैल्यू है जो आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से. दीज आर दी 3 रिकमेंडेशन. क्लियर? अब एक्चुअल में क्या होता है ना बेटा, इस OSD का एक और प्रैक्टिकल यूज है.
वो प्रैक्टिकल यूज क्या है? इस ओएसडी का जो प्रैक्टिकल यूज है वो यूज होता है टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। ओवरटेकिंग जोन की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं ओएसडी का यूज करता हूं, ठीक है ना। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। अगर मैं ओवरटेकिंग जोन की आपके सामने बात करूं, देखिए, तो मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिखवाता हूँ। राइट डाउन दी हेडिंग, आप इसको हेडिंग ही डाल दीजिएगा एक न्यू टॉपिक करके। क्या टॉपिक होगा? ये होगा लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ठीक है ना। मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। अब भाई यदि मैं लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन की आपके सामने बात किया, इफ आई विल टॉक अबाउट लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन क्या कहलाता है। अगर मैं लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन की आपके सामने बात किया, तो लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन आपने कभी कभार देखा होगा, हाईवे एकदम ऐसा ऐसा चलता है और ऐसे चलने के बाद कुछ लेंथ में इस तरीके से वाइड हो जाता है और वापस अपने लेंथ पर चला जाता है, यानी वापस अपनी विड्थ अचीव कर लेता है। एम आई राइट और रॉन्ग? एक्चुअल में इतना, जिस लेंथ में वो इतना वाइड हो जाता है, वो वाइड क्यों हो जाता है? वो वाइड इसलिए हो जाता है ताकि व्हीकल्स आराम से ओवरटेक कर सके। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिएगा, अगर मैं लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन की बात करूं, तो मैंने आपसे बोला एक हाईवे इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से हाईवे था। कुछ लेंथ में आपका हाईवे क्या होगा, कुछ लेंथ में आपका हाईवे थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, वाइड होने के बाद अपनी लेंथ को वापस से अचीव कर लेगा। आपका ये वाइड हो जाएगा और वाइड होने के बाद ये इतनी लेंथ में ये वाइड होगा और वाइड होने के बाद अपने विड्थ को वापस से अचीव कर लेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्चुअल में जितनी भी लेंथ में ये वाइड हुआ, यानी ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया, तो इसी को मैं बोलूंगा क्या? लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। इसी को मैंने बोला है लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग, लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, इसी को मैं लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन बोलूंगा, ठीक है ना। इट इज अवर लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। क्लियर? अब भाई लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, इसकी मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए आईआरसी ने मुझे एक रिकमेंडेशन गिवन दिया है। क्लियर? आईआरसी ने क्या रिकमेंडेशन गिवन दिया है, उस रिकमेंडेशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। देखिए, आईआरसी रिकमेंडेड दैट, IRC recommended that, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज पर IRC, एज पर IRC। अगर मैं IRC के रिकमेंडेशंस की बात करता हूँ, नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट एज पर IRC रिकमेंडेशन, अगर मैं IRC रिकमेंडेशन की आपके सामने बात करूंगा, तो देखिएगा ये ऐसा बोला जाता है, एज पर IRC, अगर मैं IRC की बात करता हूँ, सो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, मिनिमम लेंथ ऑफ overtaking zone, minimum length of overtaking zone is equal to 3 times of OSD, ठीक है ना। मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितना कंसीडर करना है, सो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज 3 टाइम्स ऑफ OSD। और अगर मैं आपके सामने बात करूं मैक्सिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, maximum length of overtaking zone, so maximum length of overtaking zone is the 5 times of OSD। clear to all of you? This is our value, ये values आपको याद रखनी है। minimum length of overtaking zone is 3 times of OSD and maximum length of overtaking zone is 5 times of OSD। तो मैं यहाँ पर दो साइड डिस्टेंस को completely खत्म किया। The first side distance is stopping side distance and another side distance is overtaking side distance। Now I will discuss in front of you, अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस के लिए, और वो इंपॉर्टेंट डिस्टेंस क्या है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं थर्ड इंपॉर्टेंट डिस्टेंस की बात करता हूं, इसको बोला जाता है ISD या फिर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। सो राइट डाउन द हेडिंग, अ थर्ड इंपॉर्टेंट साइड डिस्टेंस हियर। अगर मैं आपके सामने थर्ड इंपॉर्टेंट साइड डिस्टेंस की बात करता हूं, तो थर्ड इंपॉर्टेंट साइड डिस्टेंस को मैंने बोला ISD या फिर इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है ना, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। देखिए, नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, यदि मैं आपके सामने इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की बात करता हूं तो क्या हो,
अगर मैं आपके सामने ISD या फिर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की बात करूंगा तो देखिएगा बहुत ध्यान से सर, मैं आपके सामने क्या स्टेटमेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअल में इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस रियलिटी में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है। क्लियर? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस केवल और केवल तब यूज किया जाता है जब जहां मैं OSD को प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। ISD इज प्रोवाइडेड ओनली वेयर OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। ISD को मैं केवल और केवल वही प्रोवाइड करूंगा जहां पर मैं OSD को प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? So write down the statement please. आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिएगा, वो ISD is provided, ISD is provided, ISD is provided only when, ISD is provided only when OSD cannot be provided. Only when OSD cannot be provided. OSD cannot be provided. मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि ISD is provided only when, ISD को आप केवल तभी प्रोवाइड करिएगा जहां आप OSD को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूं। अगर आपसे कोई बोले कि भाई जहां पर OSD प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, वहां पर ISD को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ISD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो ISD इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ SSD। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं ISD की बात करूं तो ISD इज अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ SSD के। समझ में आया आपको? इस तरीके से आपको ये चीजों को याद रखना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, अपन ने अब तीनों तरीके की साइड डिस्टेंस को पढ़ लिया है, ISD, SSD एंड OSD हियर। क्लियर? अब देखना, मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हियर। मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। चलिए देखिए प्रॉब्लम किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं और किस तरीके से गेट में प्रॉब्लम्स को पूछा जाता है। देन अपन इस टॉपिक को खत्म करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कहलाएगा? अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा तो वो नेक्स्ट टॉपिक को मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। मुझे जियोमेट्रिक डिजाइन में 4 पार्ट को कवर करना था। फर्स्ट पार्ट जो था, वो फर्स्ट पार्ट को मैंने बोला था क्या? अगर मैं आपके सामने फर्स्ट पार्ट की बात करता तो फर्स्ट पार्ट को मैंने बोला था बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकंड पार्ट को मैंने बोला था, सेकंड पार्ट को मैंने बोला था ज्योमेट्रिक, यानी कि आपको अगर मैं ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करता, सेकंड पार्ट में मैंने बोला था आपके लिए इट इज साइड डिस्टेंस। थर्ड पार्ट में बोला है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और फोर्थ पार्ट में बोला है वर्टिकल अलाइनमेंट। सो अपन सबसे पहले इससे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं और देन आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क। आप लोग एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर आता हूं। एक सेकंड प्लीज, आप लोग एक सेकंड के लिए वेट कीजिए। So now I will discuss in front of you an important problem here, some important previous year gate problems, which is described in front of you now. So this is our problem number. देखिए प्रॉब्लम इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया हुआ था। प्रॉब्लम थोड़ा सा पुराना है बट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रॉब्लम जो आया हुआ है इट इज इन गेट 1998। ये गेट 1998 का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम इज हाईली इंटरेस्टिंग। देखिए उसने क्वेश्चन क्या दिया है, एक लाइन का स्टेटमेंट दिया है। जिन बच्चों को रिकमेंडेशन याद होंगे वो क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं तो आपके तोते उड़ जाएंगे। क्लियर? देखिए उसने क्या बोला है मुझे। उसने हमसे बोला है डिजाइन स्पीड इज गिवन टू अस। आपको वेलोसिटी गिवन दी है, वेलोसिटी इज 100 किलोमीटर पर आवर और ये उसने कौन सी स्पीड दी है? दिस इज अवर डिजाइन स्पीड। ये आपको डिजाइन स्पीड उसने गिवन दिया है, दिस इज डिजाइन स्पीड।
डिजाइन स्पीड इज गिवन टू अस। क्लियर? इसने हमसे बोला है आपको एक्सीलरेशन कंसीडर करना है। इफ आई टॉक अबाउट एक्सीलरेशन ए, अगर मैं ए की बात करूं तो एक्सीलरेशन कंसीडर करना है 0.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? देन ये मुझसे बोलता है कैलकुलेट सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट कर दो, बस इतने ही सा डाटा गिवन है मेरे लिए। और ये मुझसे बोलता है कैलकुलेट ओएचडी, आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट कर दो। सिर्फ वेलोसिटी इज गिवन, बेटा डिजाइन स्पीड है यानी मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन टू यू, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, इसी को मैं वीए वेलोसिटी कंसीडर कर लूंगा। दिस इज वीए वेलोसिटी। एक बात बताइए, अभी अभी मैंने रिकमेंडेशन पढ़ा है, क्या रिकमेंडेशन पढ़ा है? रिकमेंडेशन इस तरीके से पढ़ा हुआ है कि सर अगर मान लीजिए मैं आपके सामने वीए गिवन है तो आप वीए को क्या मान लोगे, वीसी मान लोगे। यानी कि वीए इज इक्वल टू वीसी, कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से अगर मुझे वीबी निकालना है तो वीबी क्या होगा, वीए माइनस 16, दैट मीन्स 100 माइनस 16 इज इक्वल टू कितने किलोमीटर पर आवर, तो इसको बोल दिया जाएगा 84 किलोमीटर पर आवर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हो गया। अब बात सुनना भाई, मैं पहले से कैपिटल टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैपिटल टी क्या था, कैपिटल टी इज अंडर रूट 4s अपॉन ए। एस की वैल्यू कैसे निकलती थी, एस की वैल्यू निकलती थी, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस हियर, अगर मैं एस की वैल्यू निकालता तो एस निकलता था 0.2 वीबी। वीबी का वैल्यू कितना है 84 प्लस 6, एम आई राइट और रॉन्ग? तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16.8 plus 6, that means 22.8 meter. Am I right or wrong? So this value is 60. Hello? हाँ कौन? नहीं सर, कौन बोल रहे हैं? अरे जय। तो नाउ अगर मान लीजिए मैंने s की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, इफ आई पुट द वैल्यू हियर, मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट किया, सो अंडर रूट 4s, s का वैल्यू जल्दी से पुट कीजिएगा, s का वैल्यू है 22.8 डिवाइडिंग बाय a का वैल्यू मेरे पास गिवन है 0.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मैं यहाँ से कैपिटल T का वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। आप जैसे ही कैपिटल T का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, द वैल्यू इज, मेरे पास कैलसी नहीं है एट दैट टाइम, इसलिए मैं डायरेक्टली आपके लिए आंसर लिख देता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी? तो कैलकुलेट करने पर आपका कैपिटल टी आएगा 13.118 सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द वैल्यू, कैपिटल टी इज इक्वल टू 13.118 सेकेंड हियर। क्लियर? अब देखिएगा 13.118 सेकेंड। मैं अगर OSD की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OSD हियर। अगर मैं OSD कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट किया, सो D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 का वैल्यू क्या है 0.278 VB इंटू कैपिटल VB इंटू TR, सो VB कितना है 84, रिएक्शन टाइम का वैल्यू हो गया 2 सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लस क्या हो जाएगा 0.278 VB इंटू कैपिटल T, तो VB का वैल्यू है 84, कैपिटल T का वैल्यू है 13.118, ठीक है ना, प्लस हाफ AT स्क्वायर, सो प्लस हाफ एरिया, एक स्मॉल a यानी कि क्या कहते हैं उसको, एक्सीलरेशन 80 स्क्वायर T, दैट मींस 13.118 का स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लस 0.278 VC इंटू कैपिटल T, सो 0.278 VC का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC? सो VC इज 100 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T इज 13.118। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द वैल्यू हियर, ये आपके लिए मैंने वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गए, जब मैं इन सबको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आएगा, एंड द वैल्यू ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू 763.315 मीटर, 763.315 मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज वैल्यू ऑफ OSD। ये आपको OSD का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन जिसको रिकमेंडेशन याद होंगे उसी से ये प्रॉब्लम बन पाएगा, अदरवाइज तोते उड़ जाएंगे। क्लियर? चलिए
अब देखिएगा अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क की तरफ मूव करते हैं ना। और ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन इज हाईली स्टैंडर्डाइज्ड, बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2006 2 मार्क्स प्रॉब्लम। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं आपसे वापस से बात करता हूँ। इसने जो क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था गेट 2006 में 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था इसीलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से इसने पूछा था और ये क्या पूछना भी चाहता है हमसे, मैं ये बात भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। मैंने आपसे बोला, एक्चुअल में ये मुझसे बोल रहा था कि एक व्हीकल है और वो व्हीकल क्या कर रहा है, 60 kmph की स्पीड से मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज गिवन टू यू। वेलोसिटी कितना गिवन है? वेलोसिटी गिवन था 60 किलोमीटर पर आवर। इट इज अ वन मोर प्रॉब्लम हियर। ठीक है, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर इज गिवन टू यू। इसके बाद इसने मुझसे बोला है एन असेंडिंग ग्रेडियंट, असेंडिंग मतलब ऊपर जाता हुआ एक ग्रेडियंट है। इसने हमें लैग डिस्टेंस टू ब्रेकिंग डिस्टेंस का रेशियो दिया है। ठीक है ना, इसने क्या दिया है, लेग डिस्टेंस टू ब्रेकिंग डिस्टेंस का रेशियो दिया है। लेग डिस्टेंस टू ब्रेकिंग डिस्टेंस का रेशियो दिया है। अगर मैं लेग डिस्टेंस टू ब्रेकिंग डिस्टेंस के रेशियो की बात करूं तो इसने रेशियो दिया है 6/5। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज लेग डिस्टेंस टू ब्रेकिंग डिस्टेंस का रेशियो। रिएक्शन टाइम का वैल्यू इसने दिया हुआ है 2.5 सेकेंड। रिएक्शन टाइम का वैल्यू इसने दिया है 2.5 सेकेंड। इसी के साथ ही इसने एक बहुत ही अच्छी सी वैल्यू दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन स्मॉल f का वैल्यू दिया हुआ है 0.36। और ये मुझसे पूछ रहा है s का वैल्यू बता दो इज इन परसेंटेज, यानी स्लोप का वैल्यू बता दो परसेंटेज में कितना होगा। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। क्लियर? अब देखिए, देखो एक्चुअल में किस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके सामने वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिएगा लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का रेशियो दिया है, बस सब कंडीशन यहीं पर तो खत्म हो गई सर, दूसरी कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, मुंह में पानी आने वाला क्वेश्चन है। देखिए नाउ लेग डिस्टेंस, अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। लेग डिस्टेंस टू ब्रेकिंग डिस्टेंस का रेशियो इसने मुझे गिवन दिया है। लेग डिस्टेंस टू ब्रेकिंग डिस्टेंस का रेशियो गिवन दिया है एंड रेशियो इज 6/5। क्लियर? देखिए अगर मैं लेग डिस्टेंस की बात करूं तो लेग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता, 0.278 v मल्टीप्लाई बाय टी आर। अगर मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करूं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस? ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन 254 f plus s, clear, is equal to 6/5 is given to us। हमने v से v को चीर दिया। ठीक है, अब v से v को उड़ा दिया तो क्या बचता मेरे पास, देखना बहुत ध्यान से। मैं इसको अगर देखूं तो मेरे पास बचेगा 0.278 टी आर और नीचे वाला टर्म से भी ऊपर पहुंच जाएगा, दैट मीन्स 254 f प्लस s डिवाइडिंग बाय अकेला कितना बचा, डिवाइडिंग बाय v इज इक्वल टू 6/5। क्लियर? चलिए नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट मिल चुका है, एक रिलेशन मिल चुका है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट करिएगा एंड गेट द आंसर। आप डायरेक्टली आंसर को निकाल सकते हो। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर बात को पुट करूं तो पुट करूंगा तो 0.278 रिएक्शन टाइम का वैल्यू मैंने लिया है यहाँ पर जो दिया हुआ है 2.5 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 254, स्मॉल f की वैल्यू गिवन है 0.36 और स्लोप दैट मींस s इज द स्लोप डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी। आपके पास कितना स्पीड गिवन है, स्पीड इज 60 kmph गिवन टू अस इज इक्वल टू 6/5। बस मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करो तो आपके पास s का जो वैल्यू आएगा, द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 4.8%। द वैल्यू ऑफ s इज 4.8% या फिर 4.8%। क्लियर? हिंदी में जो समझते हो हिंदी। हाँ, हाँ,
ठीक है। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम हियर। नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर देता हूँ। प्रॉब्लम देखिए किस तरीके से उसने मुझे गिवन दिया है। प्रॉब्लम इज वेरी इजी। इट इज द लास्ट प्रॉब्लम which I will discuss in front of you. Then इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे दूसरी चीजों को पढ़ते हुए। प्रॉब्लम आया है गेट 2014 2 मार्क्स प्रॉब्लम। ठीक है ना, देखिएगा इट इज अनदर प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम इज वेरी इजी। 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था। आपको लगेगा क्या पता ये प्रॉब्लम दे क्यों दिया। गेट 2014 2 मार्क्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसने मुझसे बोला है the perception reaction time of a vehicle traveling। ठीक है, देखिए इसने मुझसे क्या बोला। इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज गिवन टू यू एंड वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज 90 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से इसने मुझे वेलोसिटी ऑफ व्हीकल गिवन दिया है, इट इज 90 किलोमीटर पर आवर। इसने मुझसे बोला है आप रिएक्शन टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर दो अगर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.35, SSD की वैल्यू हमारे लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज गिवन टू यू एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 170 मीटर। ठीक है, इसने हमसे क्या पूछा है, रिएक्शन टाइम TR का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन इज वेरी इजी, खत्म हो गया सब कुछ। ठीक है, देखिएगा लगाओ फॉर्मूला SSD का। SSD इज इक्वल टू क्या होता था, SSD इज इक्वल टू होगा, सभी लोग इसका आंसर मुझे बताइए कैलकुलेट करके। व्हाट इज द आंसर हियर, आंसर कितना आएगा इसका, देखिएगा SSD इज इक्वल टू क्या होता है, SSD इज इक्वल टू 0.278 V मल्टीप्लाई बाय TR प्लस V स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 254 F प्लस माइनस S। क्लियर, चलिए पुट द वैल्यू 0.278, वेलोसिटी का वैल्यू मेरे लिए गिवन है 90, रिएक्शन टाइम तो हमें निकालना है तो रिएक्शन टाइम को TR ही रहने दो, प्लस V स्क्वायर, सो 90 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 254। F का वैल्यू गिवन टू यू, F का वैल्यू कितना गिवन है 0.35 प्लस S का वैल्यू कुछ नहीं दिया, सो पुट 0 हियर। और SSD मेरे लिए कितना गिवन है, SSD इज 170 मीटर। तो अगर मैं रिएक्शन टाइम की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो द वैल्यू ऑफ रिएक्शन टाइम इज 3 पॉइंट, द वैल्यू ऑफ रिएक्शन टाइम इज, रिएक्शन टाइम का जो मेरे पास वैल्यू आएगा, द वैल्यू ऑफ रिएक्शन टाइम वेयर इन द प्रॉब्लम, रिएक्शन टाइम का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.15 सेकंड। द वैल्यू ऑफ रिएक्शन टाइम इज 3.15 सेकंड। क्लियर, ये रिएक्शन टाइम का जो वैल्यू आया, रिएक्शन टाइम का वैल्यू इज 3.15। समझ में आया, ये आपको क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको स्टॉपिंग, इस तरीके से क्वेश्चन आपको SSD के बेसिस पर पूछे जा सकते हैं। क्लियर, और देन अपन को इस तरीके से इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को डिस्कस करना है। ठीक, अब चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 20 मिनट का टाइम बचा है, तो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना ये गलत होगा। अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप सिर्फ हेडिंग डाल के रखिएगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है ना, आज की क्लास को अपन यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। थैंक्स एवरीवन।